अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच की आवाज के साथ आपका मेजबान मोहम्मद यासिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत भी करता चलूं और पूरा एक महीना मैं गैर हाजिर रहा। उसकी वजह एक तो माह रमज़ान और उसके बाद कुछ हॉलीडेज थे मेरे, इस वजह से एक पूरा महीना में आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वाकया, जैसे कि मेरा हमेशा से ये तरीका रहता है कि मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करता हूं और फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, हम हर रोज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत की ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं। हम में कोई ऐसा एक बंदा भी नहीं कि जो ये ख्वाहिश न रखता हो कि उन जैसा हुक्मरान हमें नसीब हो जाए। लेकिन उनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। 10 साल तक कमोबेश हजरत उमर हाकिम रहे, खलीफा रहे मुसलमानों के। हजरत उमर की वफात के बाद उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि वो अपना पसीना साफ कर रहे। उनके बेटे ने अर्ज किया कि क्या मामला है। हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी हुकूमत का हिसाब देकर अभी फारिग हुआ हूं। 10 साल के बाद उनकी वफात के उनके बेटे ने ये ख्वाब देखा। फरमाया कि मैं अभी अपनी हुकूमत का हिसाब देकर फारिग हूं और अभी अपनी जान का हिसाब देना बाकी है। हजरत उमर कौन थे? ये किस हजरत उमर की बात हो रही है? वो हजरत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते हैं और उनके अदल और इंसाफ की मिसाल ये है कि जमीन पर जलजला आया, उन्होंने अपनी लाठी मारी जमीन के ऊपर और पूछा कि क्या तुझ पर इंसाफ नहीं होता? क्यों कांपती है? जलजला रुक जाता है। वो उमर जो मजलूम की आवाज सुनते थे, लब्बैक कहकर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे रातों को कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। वो हजरत उमर जो ये कहते थे कि फरात के किनारे अगर एक जानवर भी प्यासा मर जाए तो उमर से उसकी पूछ होगी। हजरत ऐसे हुक्मरान को जब ख्वाब में देखा जाता है तो वो अपनी हुकूमत का हिसाब देने पर अपना पसीना साफ करता है। मैं एक और आपके साथ इनका वाकया शेयर करूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने उनकी दावत की। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नवाला बनाया, मुंह के करीब लेके गए तो पीछे कर दिया। बेटे ने वजह पूछी तो उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, उमर ये नवाला नहीं खा सकता। पूछा क्यों? फरमाया कि मेरे नबी ने कभी जिंदगी में गोश्त के साथ घी मिलाकर नहीं खाया, घी में पका गोश्त नहीं खाया, उमर नहीं खाएगा। उनके बेटे ने वजाहत की कि मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की, आज गोश्त सस्ता मिल गया तो आधे दिरहम का गोश्त खरीदा, आधे दिरहम का घी खरीदा। कहा नहीं, उमर नहीं खा सकता। ये सादगी, ये आजिजी, ये उस हाकिम की बात हो रही है कि जो हुकूमत, ऐसा हाकिम जो हुकूमत का हिसाब दे रहा है तो वो अपना पसीना साफ करता है। अब आइए हमारे हालात पे, पाकिस्तान के हालात पे आइए। आप छोटी से छोटी मिसाल ले लें पाकिस्तानी हुकूमत की, हमारे मुआशरे की मिसाल ले लें, हमारे लोगों की, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात की मिसाल ले लें आप। इनकी तरजीहात में कतअन ये चीज नहीं है कि गरीब को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। गरीब के पास पहनने को
तन पे पहनने को कपड़ा है या नहीं है, रहने को घर है या नहीं है, वो अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सक रहा है या नहीं सक रहा। इनकी तरजीहात में बिल्कुल ये चीजें शामिल नहीं है। उनको तालीम मुयस्सर है या नहीं है, इनकी तरजीहात क्या है। ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, अब ऑरेंज ट्रेन बन रही है, वाईफाई, फ्री वाईफाई सर्विस। ये चीजें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चीजें मुआशरे के लिए जरूरी हैं। लेकिन मेट्रो बनाने से पहले आप ये देखते कि आया अवाम के पास सफर करने के लिए सहूलत है नहीं है। उनके पास है, ठीक है, जदीद नहीं है लेकिन है। उन्हें किस चीज की जरूरत है? उनके पास खाने को रोटी नहीं है। वो मेट्रो को क्या करेंगे? खाएंगे मेट्रो को। बिजली नहीं है मुल्क के अंदर, पीने को साफ पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है लोगों के पास। आप पहले इन चीजों पे जोर दें, पहले आप ये बुनियादी सहूलतें अवाम को फराम करें। जब इनके पास बुनियादी सहूलतें होंगी फिर आप आए, मेट्रो भी बनाएं, ऑरेंज ट्रेन भी बनाएं, बुलेट ट्रेन भी बनाएं, आप सब बनाएं। लेकिन आप देखें कि आपको पहले किस चीज की जरूरत है। पहले ट्रेन की जरूरत है या खाने की जरूरत है? आप 6 महीने सैलाब में डूबे रहते हैं, 6 महीने कहत में डूबे रहते हैं। आप ये देखें कि अब आपको डेमो की जरूरत है। जितने पैसे आप प्रोजेक्ट इस मेट्रो ट्रेन में आपने, ये समझ लें, भट्टी के अंदर झोंके हैं, अगर इन्हीं से आप हॉस्पिटल बनाते, आप मेडिकल कॉलेजेस बनाते, आप कितने हॉस्पिटल बना सकते थे, कितने मेडिकल कॉलेज बना सकते थे। लेकिन इनकी तरजीहात में कतई ये चीजें शामिल नहीं हैं। और इसमें कसूर हमारा भी है, हमारी वजह, क्योंकि हम देखते हैं कि रोड, ये हमारी रोड नहीं बनी है, मेट्रो ट्रेन चल रही है, मेट्रो बस चल रही है, हम फिर इस तरह के हुक्मरानों को आगे लेके जाते हैं। तो हमें भी सोचना होगा कि हमें हमारे हाकिम ने हमारी बुनियादी जरूरत फराम की है तो उन्हें आगे लेके आए, नहीं की तो फेंक दें इनको पीछे। नहीं चाहिए हमें ऐसे हाकिम। आप किसी हुक्मरान को, उनके नुमाइंदे को आप टीवी पे सुने, आपको ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान पहली दुनिया का सबसे चोटी का मुल्क है। खाने को बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, पीने को बेपनाह दूध की नहरें बह रही हैं हमारे मुल्क से। अमन इतना कि कोई किसी सूरत की कोई चोरी चकारी कत्लो गारत जरा भी नहीं है। लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं, हकीकत बिल्कुल बरक्स है। रोता है दिल, और फिर दिल से यही बद्दुआ निकलती है कि आखिर इतने बम धमाके होते हैं, इतनी कत्लो गारत होती है, उसमें अवाम ही क्यों मरती है? ये बदबख्त क्यों नहीं मर जाते? ये चोर क्यों नहीं मर जाते? ये फारिग लोग जो हमारे हुक्मरान बन गए हैं, ये क्यों नहीं मर जाते? आप जब इनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, इनके कैलिबर को देखते हैं, दिल रोता है कि इंतहाई फारिग जो मुआशरे के लिए नासूर हैं, वो लोग उठ के हमारी हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारे हुक्मरानों की चंद बयान आपके साथ शेयर करता चलूं। हम जाहिर है रोज देखते हैं ऐसे बयान, लेकिन हमारे वजीरे दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, मैं यकीन माने अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इनका बिल्कुल इस तरह इतने एहतराम से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर आपको लोड शेडिंग में कमी चाहिए तो दुआ करें बारिश हो जाए। जब बारिश होती है मुल्क सैलाब से डूब जाता है, और फिर बयान आते कि अवाम ने बारिश की दुआई क्यों की? सैलाब आ गया, हुकूमत बेबस है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सैलाब पे हुकूमत क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकती। बिजली नहीं है, हुकूमत क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकती।
लोग गर्मी से मरते हैं, बयान आता है गर्मी से लोग मर गए, इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बच्चे भूख से तर में मरते हैं, बयान आता है हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, कुदरती आफत है। भूख से मरे बच्चे, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। धमाकों से मरते हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, धमाके, हुकूमत क्या करे। आप इनके बयान सुने, ये किसी एक चीज में भी ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये बेबस, हम बेबस हैं। हाँ, इनका बस चलता है, कहां पे चलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से मिलियन बिलियन के प्रॉफिट बनाने में इनका बस चलता है। इनके दिमाग भी वहां पे चलते हैं, प्रॉफिट कैसे बनाना है। आलिया पिछले दिनों ड्रामे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब बड़े फखर से मीडिया के ऊपर आए, पेपर लेके, जी हमने अपने सारे कर्जे उतार दिए, तो हम गवर्नमेंट से हमने कुछ नहीं लिया। कैसे कर्जे ना उतरते? 2 सालों में जितना पैसा आप लोगों ने बटोरा है, जितना पैसा गवर्नमेंट का आपने बटोरा, आप तो फेमस ही इसी चीज के ऊपर हैं। आप मशहूर ही इन्हीं चीजों के ऊपर हैं कि आप गवर्नमेंट के पैसे से ही गवर्नमेंट की चीजें खरीदते, अपने नाम करते हैं। तो कैसे उदाहरण चुकता? ये स्पेशल, हर कोई, हर आदमी, हर बंदा किसी चीज में स्पेशलिस्ट होता है। आपकी स्पेशलिटीज ही यही चीजें हैं, आप इसी में स्पेशलिस्ट है कि कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे मिलियन बिलियंस के प्रॉफिट कमाए जाए। अवाम से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आपका कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिस पे आप कह सकें कि हमने इसमें काम किया। रेलवे देख लें, चोरी की इंतहा है रेलवे में, करप्शन की इंतहा है रेलवे में। नाज़रीन, तो बात हम कर रहे थे रेलवे के ऊपर। आप रेलवे के डिपार्टमेंट को देखें, भरा पड़ा है करप्शन से, चोरी से। हालिया वाकया जो हुआ रेलवे का, जिसमें हमारे फौजी जवानों ने और अफसरों ने जो शहीद हुए, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं करप्शन में, बिल्कुल मिसमैनेज। इनको पता ही नहीं है मैनेज कैसे करते हैं, इनके पास प्लानिंग ही कोई नहीं है। ये बड़े बड़े $1 बिलियन के, $1 मिलियन के प्रोजेक्ट लगाते हैं, 2-3 मिनट के बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, चलते ही नहीं। बड़े बड़े इश्तिहार दे के टीवी में शो डाला जाता है, भावलपुर में 100 मेगावाट का हमने सोलर प्लांट लगा। 20 मेगावाट से ज्यादा वो जनरेट ही नहीं कर रहा बिजली। कहां है 100 मेगावाट? कहां इनकी प्लानिंग? इनके पास प्लानिंग है ही नहीं कोई। ये सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। हाँ, इसमें ये बहुत मास्टर हैं कि कैसे प्रॉफिट बनाना है, कैसे चोरी करनी है, वो सरकारी खजाने से किस तरह डाके मारने हैं, ये इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं ये लोग। इनके किसी डिपार्टमेंट के पास, आप कोई डिपार्टमेंट इनका उठा के देख लें, काबिल ही नहीं है। आप अदलो इंसाफ की हालत देखें हमारे मुल्क के अंदर। अदलो इंसाफ की ये हालत देखें कि एक शख्स, एक छोटा सा उसकी प्रॉपर्टी का केस चलता है, जिस बेचारे की प्रॉपर्टी का केस होता है वो मर जाता है, उसके बच्चे केस भुगत रहे होते हैं, 30-30, 40-40 साल लगते हैं एक छोटे से छोटे केस को, और हमारी जुडिशरी मदमस्त बैठे हुए, कोई स्टेप नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो जिन जंजीरों से जानवरों को जकड़ते हैं, उस बच्चे को उस जंजीरों से जकड़ा हुआ टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं। वजह क्या है? पतंगबाजी। मौसूफ पतंगबाजी की दहशतगर्दी में मुलविस है, पतंग उड़ा रहे थे, इसलिए इनके साथ यह ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखें आप, एक फहाशा औरत अयान सबूतों के साथ, पैसों के साथ पकड़ी जाती है एयरपोर्ट से। होता क्या है? पकड़े जाने से लेकर उसकी पेशियों तक, पेशियों से लेकर उसकी रिहाई तक, हर वक्त, हर लम्हा उसने गंदगी से भरे हुए जूते मारे अदालत के मुंह के ऊपर, इन अदालतों, इन निजामों के मुंह के ऊपर। एक बच्चा जिसको आप जानवरों की जंजीरों से बांध रहे, और दूसरी तरफ एक चोर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली डाकू, उसको आप इज्जत और एहतराम से रोज पेशियों पे
ड्रेसिंग चेंज, मेकअप के साथ आ रही हैं। ये क्या निजाम है अदालती? ये क्या कर रही है हुकूमत? और फिर आखिर में 126 दिन कमोबेश मामला चलता है। उसके बाद क्या होता है, क्या नतीजा आता है? उनको रिहा कर दिया जाता है, जाएं जी, आपको जमानत मिल गई। जिन्होंने उनको पकड़ा उसको मरवा दिया। सबको पता है किसने मारा है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और फिर अगर कोई सवाल करे अदालती निजाम के ऊपर, कोई बात करे, तो ये जी तौहीन कर दी अदालत की। इंसाफ की बात कर रहे हैं, अदालती निजाम की खराबियों की बात कर रहे हैं, तौहीन है ये अदालत की, नहीं कर सकते आप। हाँ, भंग पी के सोए रहे वो ठीक है, बिल्कुल ना बोलें, ठीक है, बिल्कुल अच्छा करेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे, हक के खातिर आवाज उठाएंगे, आप मुजरिम, आप वाजिबुल कत्ल हैं। इस निजाम के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। करेंगे तो या तो आपको बागी का नाम दिया जाएगा, या आपको इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का नाम दिया जाएगा। ये चीजें आप हक के खिलाफ, आप हक पे तो बात कर ही नहीं सकते। जब आप हक पे बात करेंगे, आप पे इल्जाम लगेगा जी आप चोर दरवाजे से आना चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। यानी कि इस मुल्क में हक की बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लोग करते हैं, बाकी नहीं, हुक्मरान नहीं करते। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इसके खिलाफ आवाज किसी ने नहीं उठानी। आसमान से अल्लाह ताला किसी सूरत फरिश्ते नहीं भेजेगा अपने निजाम की खराबियों के हवाले से आवाज उठाने के लिए, उनमें इस्तिलाहात करने के लिए, इस्लाहात करने के लिए। मतलब कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, हम ही ने उठना है, हम ही करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले अपने अंदर एहसास पैदा करना होगा। हमें गलत को गलत मानना पड़ेगा, उसको गलत कहना पड़ेगा। हम दिल में नहीं कुड़ेंगे, दिल में कुड़ते कुड़ते मर जाना ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है। अगर एक खराब है, एक बात खराब है, एक मामला खराब है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, आप कहें कि ये खराबी है वहां। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यासिर को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।